हेलो बच्चों। आज हम करेंगे अपना कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का। आई होप आपको रिवीजन सीरीज पसंद आ रही होगी और अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स करे हैं कंप्लीट, आपने उनको अच्छे से देखा होगा। तो ये लेक्चर हमारा कैश फ्लो का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कैश फ्लो की सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने की। तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, चैप्टर से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर जो है वो क्या है बेसिकली, ये चैप्टर बेस्ड है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा है, इसीलिए इसको हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है, हम इसमें कैश के फ्लो को देखना चाहते हैं। कैश के फ्लो को देखना चाहते हैं। अब बहुत से ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर जिनसे हमारा कैश का इनफ्लो होगा, तो हम उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। और बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी बिजनेस के अंदर जिनसे हमारे कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम उनको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। अब कैश वर्ड तो हम सबको पता है कि क्या मतलब है। हाँ सर, कैश का मतलब तो हमें पता होता है, नकद। लेकिन यहाँ पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के साथ साथ जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। यानी कि हम खाली कैश के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते, हम कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो बिल्कुल कैश के बराबर होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल कैश जैसे ही होते हैं, जो आसानी से, एक तरह से समझ लो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी से, आसानी से। तो इसमें मेनली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा बैंक बैलेंस। तो आपके पास अगर बैंक बैलेंस है तो दैट इज एज गुड एज कैश ओनली, ये बिल्कुल कैश के बराबर ही है। बाकी इसके अलावा हम करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कैश इक्विवेलेंट मानते हैं, क्योंकि इनको भी आप जल्दी से बेचकर बाजार में पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली कैश या कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आप सिंपल भाषा में देखोगे तो इस चैप्टर का बेस ये है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट्स को, इनफ्लो और आउटफ्लो को हमको रिकॉर्ड करना है। अब जब अलग अलग गतिविधियां होती हैं बिजनेस के अंदर, इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस के अंदर जिनसे पैसा आ रहा होता है या जिसमें पैसा जा रहा होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, तो हम बहुत सारी एक्टिविटियों को तीन मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर इतनी सारी जो एक्टिविटियां हैं उन्हें तीन मेन कैटेगरी में अलग अलग कर लो। वो तीन मेन अलग अलग कैटेगरीज क्या हैं वो हमको पता होनी चाहिए। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बिजनेस का मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब जो आपका मेन काम है। तो जैसे कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर बेचना मेन काम हो गया। अगर कोई स्टेशनरी वाला है तो उसके लिए स्टेशनरी बेचना मेन काम हो गया। तो जिसका मेन काम जो होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी में पैसा निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो दूसरी एक्टिविटी बन जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमने फिक्स्ड एसेट खरीद लिए या हमने फिक्स्ड एसेट बेच दिए या हमको इंटरेस्ट मिल गया इन्वेस्टमेंट पर, ये सारी एक्टिविटियां इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। फिर बिजनेस के अंदर तीसरी प्रकार की एक्टिविटी होती है जो उसके फाइनेंस से रिलेटेड होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड होती है। आपको कैपिटल चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, आप बोरो करते हो पैसा ताकि आप बिजनेस को चला सको। तो जिन गतिविधियों का कैपिटल या बोरोइंग से लेना देना होता है उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली इस तरह से डिवाइडेड है कि जिसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो या आउटफ्लो और तीन तरह की एक्टिविटीज को हम लोग डिवाइड करके चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो अब मैं जब आपको कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करवाऊंगा तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार गो थ्रू करेंगे। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज हमारा फोकस है कॉन्सेप्ट पे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए मुझे पहले दो तीन छोटे मोटे और सब टॉपिक्स कह लो, उन्हें समझाना पड़ता है। तो मेरा जो सबसे पहला सब टॉपिक है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये एक प्रकार से समझ लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आंसर के अंदर एक वर्किंग नोट का पार्ट होते हैं। यानी कि हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट का एक फिगर दे रखा होता है, उस प्रॉफिट के फिगर में हम क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करके प्रॉफिट फॉर द ईयर का आंसर निकालते हैं। फिर इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, आप चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में जब आपको लिखवाया था। ट्रांसफर टू रिजर्व, हमें रिजर्व की भी कुछ वैल्यू दे रखी होती है, उसकी भी हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वैल्यू को रिकॉर्ड करके ट्रांसफर टू रिजर्व वैल्यू ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करा है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, किसी भी तरह का डिविडेंड पेड हम ऐड बैक करते हैं। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में गिवन होगा, फाइनल डिविडेंड के लिए हो सकता है आपको कुछ वो अलग से एक टर्मिनोलॉजी दे दे प्रपोज डिविडेंड के नाम से, तो उस केस में आपको प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड मानना पड़ता है और फिर उसको फिर ऐड बैक करना पड़ता है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम बनाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको ऐड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में मैं अलग से एक एडजस्टमेंट में भी डिस्कस करूंगा कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो होता है वो कैसे निकाला भी जा सकता है अकाउंट बना के। इसके अलावा अगर हमारे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो हम उनको भी ऐड बैक कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला गया और आपने उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट का पैसा दिया, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो सकता है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम अगर है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक के बदले में इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मिला, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाएगी। और अगर आपको कोई इनकम टैक्स का रिफंड भी मिला है तो उस इनकम टैक्स के रिफंड को भी हम माइनस कर देते हैं, अगर वो सवाल में दिया होगा तो ये छोटी सी वर्किंग करके हमारा सबसे पहला आंसर जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके बाद जो दूसरा मेन सब टॉपिक है वो है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए हमें इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है जो मैंने डिस्कस करा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, याद रखना है बस। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट 1 में सीख चुके। अब उस वैल्यू के अंदर हमें जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें जोड़ना होता है, उन्हें ऐड बैक करना होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट पे करा डिबेंचर पे, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या आपने किसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करा, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या इसके अलावा आपका कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो गया, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह डिप्रिसिएशन आप साल का खर्चा मानते हो, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। या आपका कोई इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो गया, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। या आपका कोई एसेट बेचने पे नुकसान हो गया, यानी कि जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस हैं इन सबको आप ऐड बैक करते हो। फिर इसके बाद इसी तरह जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं उन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को आप डिडक्ट कर देते हो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का मतलब हो गया जो बिजनेस की मेन इनकम नहीं है, जो आपका मेन काम नहीं है, कहीं और से इनकम हो गई। जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ कहीं से, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको एसेट बेच के गेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब किसी भी तरह की नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहाँ डिडक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया, अगर मैं ऊपर से पकड़ूं, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो इतने आंसर को हम कह देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। शॉर्ट में लिखा हुआ है OPBWCC, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आते हैं हमारे सबसे मेन पॉइंट पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारी पहली तरह की गतिविधि होती है। अब अल्टीमेटली तो हमको निकालना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा। तो इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड जो आसान है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड जो थोड़ा मुश्किल है। अब डायरेक्ट मेथड क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते, हमारे सिलेबस के अंदर ही सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी अभी सेकंड कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर चुके। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आने के बाद आपको क्या काम करना है, बड़े ध्यान से रिवाइज करना। आपको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है जो भी करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ या जो भी करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ। अब जैसे करंट लाइबिलिटियां क्या क्या हो सकती हैं, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल या कोई और अदर करंट एसेट।
बस यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स को लेते समय आप कैश या कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे या करंट इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेंगे। ये बैलेंस शीट में आपको नजर तो आएंगी, पर इन्हें इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ पर नहीं लेते। तो इसके अलावा जो भी करंट लाइबिलिटीज बढ़ी या जो भी करंट एसेट घटे, वो सारी वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसी के उल्टा करना है और इसके उल्टे को डिडक्ट करना है, यानी कि जितनी भी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई उन्हें लेस कर देंगे, या जितनी भी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई उन्हें लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट सारे। लेकिन फिर से वही ध्यान रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ नहीं लिखना, या करंट इन्वेस्टमेंट्स के इंक्रीज या डिक्रीज को यहाँ नहीं लिखना। तो इन्हें छोड़कर बाकी सारे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज को हम कवर कर लेते हैं। तो इतने पड़ाव तक के आंसर को हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि हमारा ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट हुआ। अब इसके बाद सिर्फ हमारे दो आइटम्स मेनली रह जाते हैं। एक होता है टैक्स पेड, यानी कि आपने कितना टैक्स सरकार को पे करा। इसके ब्रैकेट में लिखा होता है नेट ऑफ रिफंड। नेट ऑफ रिफंड का मतलब है कि अगर कोई रिफंड की वैल्यू होगी तो वो आप उसमें से माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सरकार को 10,000 रुपए टैक्स पे करा और वहां से सरकार से आपको 2,000 का रिफंड मिल गया, तो आपको फाइनल वैल्यू जो बाहर लिखनी है टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड की, वो 8,000 लिखनी पड़ेगी। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर पॉइंट समझ आ जाएगा। बाकी टैक्स पेड को लेकर कभी कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है, यानी कि कोई एडजस्टमेंट नहीं देता। तो ऐसे केस में हम प्रोविजन फॉर टैक्स को जो प्रीवियस ईयर का होता है उसे अपना टैक्स पेड ही मान लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स हमने शुरू में कॉन्सेप्ट 1 में, वर्किंग नोट 1 में लेस करी थी, उन्हें यहाँ ऐड बैक कर देते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जिन्हें हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में ऐड करा था, उन्हें यहाँ लेस कर देते हैं। यानी कि आप देखोगे ऐड में लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लेस में लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का ध्यान रखना। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आप फ्लो फ्रॉम लिखना, अगर आंसर नेगेटिव है तो यूज्ड इन लिखना। तो कैश के बाद फ्लो फ्रॉम आएगा अगर पॉजिटिव है, और कैश के बाद यूज्ड इन आएगा अगर नेगेटिव है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो एक बार माइंड में रिवाइज कर लेना। आपको सबसे पहले एनपीबीटी निकालना आना चाहिए, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना आना चाहिए, और उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला फिट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आंसर आ जाएगा। अब है हमारा अगला मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि अब हम सीखेंगे, देखेंगे, रिवाइज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार रिकॉल कर लेना माइंड में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब था वो वाली गतिविधियां जो हमारे पैसे के निवेश से संबंधित हैं। अब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, आपने कोई एसेट खरीदा, आपने कोई एसेट बेच दिया, ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो अब यहाँ से इनफ्लो कब कब होगा वो देखो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो इनफ्लो हो गया। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी तो इनफ्लो हो गया। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको ये सब चीजें मिली, आपके लिए इनफ्लो हो गया। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांस, आपने किसी को लोन दिया था, वहां से पैसे वापस मिल गए। तो ये जितनी भी चीजें आप ऊपर देख रहे हो सारे के सारे इनफ्लोज हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं। अब आउटफ्लो कब होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? जब आप चीजें खरीदते हो। आपने परचेज कर लिया फिक्स्ड एसेट को तो पैसा दे दोगे, आपने परचेज कर लिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को तो पैसा दे दोगे, आपने परचेज कर लिया इंटेंजिबल एसेट को, पैसा दे दोगे। तो बेसिकली ये आपके आउटफ्लोज हो रहे हैं। या इसी तरह आपने किसी को लोन्स एंड एडवांस दे दिया, तो ये सब आपके क्या हो रहे हैं? आउटफ्लोज हो रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसमें कुल मिलाकर 6-7 आउटफ्लो हैं, 6-7 इनफ्लो हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। फिर आप जोड़ घटा करके जब अपना फाइनल आंसर निकालते हो तो फिर से वही बात का ध्यान रखना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आपकी अंग्रेजी बनेगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आपकी अंग्रेजी बनेगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये होता है बहुत ही छोटा लेकिन प्यारा सा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, इन्हें ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, जो होगा, तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर बढ़ोतरी हो रही है या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उसको परचेज समझते हैं, यानी कि आपने खरीदा। इसी तरह फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट हो रही है या किसी
इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में गिरावट हो रही है तो हम उसे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन समझते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो फिक्स्ड एसेट लैंड है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो इनकी वैल्यू में गिरावट को डेप्रिसिएशन नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा मानता है सीबीएसई और हम भी कि लैंड और इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएट नहीं करते। तो इनकी वैल्यू में अगर गिरावट होगी तब हम सेल मानते हैं। तो इस छोटी सी बात का हमको ध्यान रखना है, यही बात यहाँ पर हमको दे रखी है। इसके अलावा कई बार आपको ट्रांजैक्शंस में बैलेंस शीट के अंदर या नोट्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देगा वो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं देगा। तो ऐसे में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के बैलेंस को आप डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करोगे, जो आपने ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नॉन कैश एक्सपेंस में देखा था। तो इस बात का भी ध्यान रखना आपको पड़ेगा। तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर्स के डिफरेंस को आप डेप्रिसिएशन ट्रीट करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में जरूर आती है, ये है प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर। प्रोविजन फॉर टैक्स किसे कहते हैं, पहले सिंपल एक मीनिंग समझा देता हूं। जब कोई भी कंपनी पूरे साल काम करती है तो वो सरकार को टैक्स पे कर देती है, और वो अपने हिसाब से अनुमान लगा लेती है कि हमारा साल भर का इतना मुनाफा होगा तो हमारा साल भर का इतना टैक्स होगा। लेकिन जब बाद में वो वाकई में सरकार को पे करती है एक्चुअल में, तो हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो, कुछ उसमें डिफरेंस हो। तो प्रोविजन का मतलब है कि कितना हम टैक्स अपना बना रहे हैं या मान रहे हैं कि देना पड़ेगा, और एक्चुअल टैक्स पेड का मतलब होता है कि जितना हम वाकई में सरकार को टैक्स भर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पता होती हैं, एक जो हम अपना प्रोविजन बना रहे हैं, और दूसरा जितना हम एक्चुअल में सरकार को पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट एक बार आपको जल्दी से डिस्कस करके बताऊं, तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। यानी कि मैं अपने लिए खर्चा मान रहा हूं तो पीएनएल को डेबिट कर रहा हूं, और साथ ही साथ एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स की। लेकिन जब मैं एक्चुअल में सरकार को पैसे देता हूं तब मैं एंट्री करता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि मेरी लायबिलिटी खत्म और मैंने सरकार को पैसे दे दिए। अब इन्हीं एंट्री पर बेस्ड हमारा लेजर अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाया जाता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट की तरह बनता है, जिसका बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा अगर कुछ होगा तो, और टू बैलेंस सीडी डेबिट साइड पर लिखा जाएगा अगर कुछ होगा तो। अब आपने जो एक्चुअल टैक्स पे करा उसकी पोस्टिंग होगी डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो टैक्स आपने पे करा, और जो प्रोविजन आपने बनाया ड्यूरिंग द ईयर उसकी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड पे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो इन्हीं दोनों पोस्टिंग्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, टैक्स पेड को हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट कर देते हैं माइनस ओए, और जो प्रोविजन हमने बनाया ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने कॉन्सेप्ट 1 में सीखा था, उसे हम अपने वर्किंग नोट में यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालते समय ऐड कर लेते हैं। तो आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपरेशन आना चाहिए। तो ये एक मेन एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर टैक्स की। अब इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, लास्ट एक्टिविटी पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी कि ये वो वाली गतिविधियां होती हैं जिसमें हम अपने कैपिटल पे, अपनी बोरोइंग्स पर उतार चढ़ाव देखते हैं, यानी कि पैसे से संबंधित जो गतिविधियां हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या आइटम्स होते हैं। पहले इनफ्लो की बात कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है तो हम कहते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। अब उसके अंदर हो सकता है कि हमने प्रीमियम पर शेयर्स इशू करे हो और हमारे प्रीमियम की भी वैल्यू बढ़ रही हो, तो उसको हम उसी के अंदर इंक्लूड करके जोड़ लेते हैं। तो ये बन गया हमारा पहला इनफ्लो। इसी तरह हो सकता है कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हो, तो कंपनी के डिबेंचर्स की वैल्यू में भी बढ़ोतरी हो रही हो, तो हम कह देते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। और इसमें भी अगर प्रीमियम है तो उसको जोड़ देते हैं, और हो सकता है डिबेंचर आप डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो उसको घटा देते हैं। तो जो भी वैल्यू आती है वो बन जाता है हमारा इनफ्लो। इसी तरह कोई भी शॉर्ट टर्म या कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपने रेज करी, यानी बैंक से पैसा लिया, तो अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम मानते हैं कि आपने ये बोरोइंग्स रेज करी हैं, तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो हो जाते हैं। तो देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 ही इनफ्लो होंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को रेज करके। खत्म हो गई बात। अब आउटफ्लो कब कब हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में? आउटफ्लो होने के कुछ
मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स तो ऊपर वाले इनफ्लोज के ही उल्टे हैं, जैसे आपने अपने शेयर्स को रिडीम कर दिया प्रेफरेंस शेयर्स को, यानी कि उनकी वैल्यू कम हो गई। आपने अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, यानी कि उनकी वैल्यू कम हो गई। या आपने अपने लोन्स को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म को रीपे कर दिया, उनकी वैल्यू कम हो गई, यानी कि रीपेमेंट्स, यू आर डूइंग बेसिकली रीपेमेंट्स। इसके अलावा हो सकता है आपके इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू कम हो जाए, तो उसके रीपेमेंट या रिडम्पशन नहीं कहते, उसके लिए एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो होता है बायबैक। लेकिन पॉइंट यही है कि इक्विटी शेयर्स की भी वैल्यू कम हो गई, तो यहां तक तो हमने वैल्यू के कम होने को रिकॉर्ड कर लिया एज आउटफ्लो। इसके अलावा जो भी हम डिविडेंड पे करते हैं, इंटरम डिविडेंड, हमारा आउटफ्लो होता है। या हमने कोई फाइनल डिविडेंड पे करा, यानी कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, तो हमारा आउटफ्लो होता है। या इसके अलावा हमने कोई भी इंटरेस्ट पे करा अपने बोरोइंग्स, अपने डिबेंचर्स पर, तो हमारा आउटफ्लो होता है। इसके अलावा आपने कोई शेयर इशू एक्सपेंस पे करा, तो आपका आउटफ्लो होता है। और अगर आप अपने डिबेंचर्स या अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हो, यानी कि रीपे कर रहे हो, और उन्हें रीपेमेंट पर कुछ प्रीमियम भी पे कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन आउटफ्लो, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिबेंचर भी आपका आउटफ्लो होता है। तो ये सारे के सारे हमारे डिडक्ट हो जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि ये सारे आइटम्स हमारे लिए क्या होते हैं, आउटफ्लो होते हैं। और फिर जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है, अगेन अगर वो पॉजिटिव है तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, और अगर वो नेगेटिव है तो हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी ध्यान रखना बच्चों, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 से 14 ही आइटम्स इसके अंदर आते हैं, ज़्यादा आइटम्स नहीं आते। और जिसमें भी इनफ्लो तो सिर्फ 3 ही आइटमों का होता है, तो सबसे आसान हो जाती है आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जितना हमने पढ़ा वो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तीनों तरह की एक्टिविटी का और उसके अंदर आने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो का। अब इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअली आपको पता होने चाहिए अपने 12th के एग्जाम के तहत। क्या क्या? नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट कवर कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट के अंदर आता है इंटरेस्ट पेड। अब आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट अगर पे करते हो, चाहे आपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करा, चाहे आपने किसी बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट पेड आपके बिजनेस के लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी कि मेन बिजनेस का तो ये नहीं है, तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर एड बैक हो रहा होता है। पर क्योंकि आपका आउटफ्लो है, आपने पैसे दिए और ये एक फाइनेंसिंग गतिविधि है, तो इसीलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम एज अ आउटफ्लो माइनस कर रहे होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट आपको ये याद रखना है। सिमिलरली दूसरी एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट रिसीव्ड की या डिविडेंड रिसीव्ड की, या कुछ भी समझ लो, आपको एक इनकम हुई जो आपकी मेन इनकम नहीं है। अब इंटरेस्ट मिल गया मुझे इन्वेस्टमेंट पे, ये मेरा मेन बिजनेस इनकम नहीं है, ये हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को इसीलिए हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करते हैं अंडर द हेडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पर क्योंकि हमारा इनफ्लो तो है, तो इस इनफ्लो को हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एज एन इनफ्लो ऐड कर रहे होते हैं, तो इसका भी ट्रीटमेंट आपको याद रखना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ही स्पेशल एडजस्टमेंट होती है कभी कभी, जो मैंने आपको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी दिखाई थी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम कई बार अपने प्रेफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को रीपे करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी कि एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो हमें वो एक्स्ट्रा पैसा कैलकुलेट करके, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट में से दिया होगा, तो ये हमने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया होगा, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले वर्किंग नोट को निकालते समय, अगर ये होगा तो। और क्योंकि हमने पैसा तो दिया और एक्स्ट्रा पैसा दिया, हमारा आउटफ्लो हो गया, इसीलिए इसको फाइनेंसिंग गतिविधि के अंदर हम डिडक्ट भी करके शो करते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं उन पॉइंट्स के जो आपको सवाल में एडजस्टमेंट के अंदर दे रखे होंगे। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट पक्का आती है एग्जाम में, जिसमें वो आपसे एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन करवाता है। तो एसेट अकाउंट की प्रिपरेशन मैं मान के चलता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बना लेते हो, बहुत सिंपल होती है, बट फिर भी उसकी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसमें हो सकता है आपको कभी कभी परचेज ऑफ एसेट के बारे में जानकारी एज ए बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप डिडक्ट कर दोगे। या कई बार उसमें आपको डेप्रीसिएशन मिल जाता है एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, तो फिर उस केस में उसको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दोगे। बाकी डिपेंड करता है सवाल टू सवाल कि कैसे क्या करना है हर आइटम का। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट पक्का होगी प्रपोज डिविडेंड की, और उसके अंदर आपको करंट ईयर की फिगर भी दे रखी होगी और प्रीवियस ईयर की फिगर भी दे रखी होगी। तो ध्यान रखना
करंट ईयर की फिगर का आपको कुछ नहीं करना, वो बेकार है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की फिगर को ही अपने वर्किंग नोट में, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो, उसमें ऐड बैक करना है और इसको आउटफ्लो की तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करना है। तो इन 5 मेन एडजस्टमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा और जो हम अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, तो उसमें आप देखोगे कि तीनों गतिविधियां हमें बनानी पड़ेंगी और जो एडजस्टमेंट्स होंगी उनमें कुछ ना कुछ इसी तरह के पॉइंट्स होंगे। तो इन पांचों एडजस्टमेंट्स का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था बच्चों मेरी तरफ से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फास्ट एंड क्रिस्प रिवीजन, जिसमें हमने कोशिश करी कि तीनों तरह की एक्टिविटीज के मेन कॉन्सेप्ट्स, उनके अंदर आने वाले इनफ्लो और आउटफ्लो, सारे आइटम्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लें। अब आप इन सारे आइटम्स को कोशिश करना याद करने की, पूरे फॉर्मेट को रखने की, एडजस्टमेंट्स जो हमने डिस्कस करी वो ट्रीटमेंट्स याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे मेनली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे आने से पहले आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज जरूर करना। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप रिवीजन सीरीज आपको यूजफुल लग रही होगी और आप इसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। बाकी मेरे लाइव सेशंस को अटेंड करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत जल्दी मैराथन भी करने वाले हैं, डेट शीट आ चुकी है, तो बस तैयारी करते रहिए जम के मेरे साथ, और तैयारी बोर्ड्स एग्जाम तक बहुत बढ़िया हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।